नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। और जो आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो चैप्टर कराए जा रहे हैं दोस्तों, आप उसका नियमित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग प्यारे बंधु भाई बहनों को जोड़ते हुए आज हमारा जो नया सेशन है वो सारणिक दोस्तों। आज हमारा जो नया चैप्टर चलेगा वो कौन सा चलेगा? सारणिक, डिटर्मिनेंट्स। और ये एक धमाकेदार चैप्टर है दोस्तों, तो सभी को जोड़ना है और लाइक करते हुए चलना है दोस्तों। सभी को लाइक करते हुए सभी प्यारे बंधुओं को जोड़िए, सभी को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। और इस नए चैप्टर का हम लोग शुभारंभ करते हैं दोस्तों। सारणिक, डिटर्मिनेंट्स। क्योंकि मैट्रिक्स हमारा समाप्त हो चुका है दोस्तों और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक्स से संबंधित सवाल किए थे। तो आज जो नया चैप्टर दोस्तों हमारा है सारणिक। अच्छा, सारणिक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं डिटर्मिनेंट्स का? तो प्यारे दोस्तों, हम लोग कक्षा 9th में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की हम लोग 3 विधियां पढ़ते थे: विलोपन, प्रतिस्थापन, वृत्त गुणनफल। तो इन्हीं रैखिक समीकरणों को एक सुव्यवस्थित ढंग से हल करने के लिए हम लोग सारणी का प्रयोग करते हैं। तो वही लिखा है कि उपपद समीकरणों को हल करने के लिए सारणी का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से रैखिक उपपद समीकरणों को हल किए जाते हैं। तो जैसे मैंने 2 रैखिक समीकरण लिखे हुए हैं और जहां यहां लिख देता हूं, जहां x does not equal to 0 और y does not equal to 0, x does not equal to 0, y does not equal to 0। इसका मतलब क्या है दोस्तों? x और y का कोई ना कुछ तो मान मिलेगा 0 के सिवाय। यानी आप x और y का मान 0 नहीं ले सकते, इसके अलावा अदर कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे कि रैखिक समीकरण युग्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग सारणिक मेथड से देखिए कैसे ले जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इसको a1x बराबर, ये प्लस उधर जाएगा माइनस b1y। इसी तरह इसको करोगे a2x बराबर माइनस b2y। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड, तो a1x अपॉन a2x माइनस b1y बटे माइनस b2y। y से y कटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a1 इंटू b2 बराबर a2 इंटू b1, या आप लिखेंगे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों, इसी को अब हम लोग सारणिक मेथड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारणिक में कैसे ले जाएंगे, सारणिक से हल किया जाए तो देखिए इसको हम सारणिक में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा सारणिक को, अभी देखिए अवयव और सारणिक में अंतर क्या होता है? तो अवयव को हम लोग बड़े कोष्ठक रख देते हैं, लेकिन सारणी को 2 ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में रखना है दोस्तों। और अवयव को इस तरह रख देते हैं। अगर आप पहली क्लास है आपकी दोस्तों, ये इससे पहले जो हम लोग अवयव का क्लास ले चुके हैं, अगर आप उसको नहीं देखे तो थोड़ा दोस्तों अवयव का क्लास आपको देखना पड़ेगा। ठीक, प्लेलिस्ट में हमारी सारी कक्षाएं सुव्यवस्थित ढंग से लगी हुई। तो इसे जब करेंगे एक सारणी के अंदर रखेंगे दोस्तों, तो a1 a2 b1 b2 इसका, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों? 0 के। इसका जब एक्सप्लेन करेंगे, इसका इसके साथ a1 b2 माइनस, पहले देखिए दोस्तों, पहले हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं? तो इन दोनों का। अब किसका करेंगे? तो इन दोनों का। तो यहीं से मैं आपको सारणी का विस्तार समझा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप सारणी को विस्तार करें तो पहले किस एलिमेंट्स का? थोड़ा सा दोस्तों लाइट का इश्यू हो गया था। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मैंने आपको बता रहा था ये सारणी का विस्तार है।
हम लोग सारणी का विस्तार पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, फिर इसके पश्चात ऐसे। तो a1 का b2 के साथ करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, तो ये क्या था, युगपत समीकरणों को हल करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सारणी का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से युगपत समीकरणों को हल किया जाता है। ठीक, अब आते हैं, तो अब इससे संबंधित दोस्तों मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूं, तो उससे साथ में नोट करते हुए चलिएगा। प्यारे बंधुओं, सारणी को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखाओं के अंदर उसके एलिमेंट, तो ये इसके क्या होंगे, सारणी के अवयव, तो यानी a1 a2 b1 और b2, ये क्या है दोस्तों, सारणी के अवयव है। क्या है दोस्तों, सारणी के अवयव है। अच्छा, इसमें कितने पंक्तियां कितने स्तंभ हैं, तो प्यारे बंधुओं आप देख पा रहे होंगे, इस वाले को पंक्ति कहा जाता है जिसे रो, और इस वाले को क्या कहा जाएगा दोस्तों, स्तंभ, जिसे कॉलम कहते हैं। तो ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। तो इसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ है। कितने पंक्ति है दोस्तों, तो दो पंक्ति और दो स्तंभ है आपके। कितने पंक्ति है, तो दो पंक्ति है और दो स्तंभ। उनका नाम हम लोग, पंक्तियों का नाम जो देते हैं दोस्तों, वो R1 R2 यानी रो से, रो में पंक्ति, और ये क्या हो गया, स्तंभ। कितने स्तंभ है, दो, C1 और C2। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा, तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो सेशन को लाइक, शेयर और सभी दोस्तों को जोड़ते हुए चलना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, पहली बार आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। इसे नोट करिए आप, फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक दोस्तों, और यही हमारा दोस्तों क्या कहलाएगा, सारणी का प्रसार अथवा विस्तार कहते हैं। इसी को क्या कह रहे हैं, सारणी का विस्तार कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहेंगे हम लोग, सारणी का विस्तार कहेंगे दोस्तों। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक दोस्तों, सारणी का विस्तार आप करेंगे तो मुख्य विकर्णों का ही गुणनफल करेंगे, क्योंकि मुख्य विकर्ण का गुणनफल हुआ, और दूसरे ये भी विकर्ण है, यानी मुख्य विकर्ण के गुणनफल से इस गुणनफल को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। वही सारणी का क्या होता है, विस्तार होता है। इसी तरह हम प्रक्रिया बढ़ाते हुए चलेंगे तो सारणी का विस्तार होता हुआ चला जाएगा। तो अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। आप देखिए, जैसे दोस्तों अब लेते हैं, ये तो दो चरों का था, अब ले लेते हैं जैसे तीन चरों का। अब ले लेते हैं जैसे तीन चरों का। तो देखिएगा दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा क्या आएगा, a2x
प्लस 13 लिखा हुआ है। देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 z बराबर 0। इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 z बराबर 0। a3x प्लस b3y प्लस c3 z बराबर 0। तो जब आप इसे सारणिक में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, इसको आप सारणिक में कन्वर्ट करेंगे प्यारे दोस्तों, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसको आप इसमें कन्वर्ट करके हल कर सकते हैं। तो इसके जो सारणिक के अवयव में वो क्या है, a1 है, b1 है और c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, a3 है, b3 है, c3 है। सारणिक में कितने स्तंभ हैं, स्तंभों की संख्या। तो आप देख पा रहे हैं सारणी में कितने स्तंभ है, 1 2 c1 1 2 3। तो देख पा रहे हैं 3 स्तंभ है। सारणिक में पंक्तियों की संख्या देख पा रहे होंगे, 1 2 3 पंक्ति है। और ये जितने भी हैं ये क्या है, सारणिक के एलिमेंट्स यानी अवयव है। ठीक है दोस्तों, तो सारणिक के अवयवों की संख्या निकालना हो तो ध्यान से देखिए, सारणिक के अवयवों की संख्या निकालना हो। अगर मैं मान लेता हूं दोस्तों कि m पंक्ति हो किसी सारणिक में, तो आप यहां नोट करेंगे किसी सारणिक में m पंक्ति है तथा n स्तंभ है, तो सारणिक में अवयवों की संख्या जो आएगी m इंटू n आएगी। दोस्तों देख पा रहे होंगे आप कितने पंक्ति, कितने स्तंभ, कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना पंक्ति, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितने पंक्तियां, 3, कितने स्तंभ हैं, 3। तो इसके अवयवों की जो संख्या आएगी m इंटू n, 3 गुणा 3 कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहां कितना होगा, 9 आएगा। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा दोस्तों, सारणी के पंक्तियों को R1 R2 R3 से क्रम दिया जाता है। इसका ये क्या होगा दोस्तों, R1 होगा, ये क्या होगा R2 होगा, ये क्या होगा R3 होगा, ये क्या होगा C1, ये क्या होगा C2, ये क्या होगा C3। ठीक दोस्तों, C1 ये C1 हुआ आपका, ये C2 हुआ, ये C3, ये R1 R2 और R3। ठीक, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग सीखेंगे तृतीय क्रम के सारणी का विस्तार करना। तो आप इतना नोट करिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तृतीय क्रम के सारणी का ठीक है दोस्तों,
अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सारणिक का थोड़ा सा चिन्ह। प्यारे दोस्तों, सारणिक का चिन्ह, सारणिक का चिन्ह एकांतर क्रम में धन से ऋण की ओर चलते हैं। धन से स्टार्ट करना है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको एकांतर क्रम में लेना है। किस क्रम में लेना है? एकांतर क्रम में। पहले आप धन से स्टार्ट करेंगे, धन, फिर ऋण की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे, एकांतर, धन ऋण धन ऋण, ठीक। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों तृतीय क्रम के सारणिक का विस्तार। तृतीय क्रम के सारणिक का विस्तार सीखेंगे दोस्तों। तृतीय क्रम के सारणिक का विस्तार। तो अब आप हेडिंग बनाएंगे तृतीय क्रम के सारणिक का विस्तार। तृतीय क्रम के सारणिक का विस्तार। जैसे कोई सारणिक दी दोस्तों, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसका हमको क्या करना है दोस्तों? विस्तार करना है। तो इसमें R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, फिर हम लोग R2 के सापेक्ष करेंगे, फिर R3 के सापेक्ष, फिर स्तंभ में C1 के सापेक्ष, फिर स्तंभ के C2 के सापेक्ष, फिर स्तंभ के C3 के सापेक्ष। तो देखिएगा, मैं पहले पंक्ति का विस्तार है। आपको पंक्ति में विस्तार सिखा रहा हूं, वो भी R1 के सापेक्ष विस्तार। दोस्तों पंक्ति में विस्तार है, इसके बाद हम लोग स्तंभ में, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा? R1 R2 R3। पहले R1 के सापेक्ष, फिर R2 के सापेक्ष, फिर R3 के सापेक्ष, फिर C1 C2 C3। तो पहले हम इसीलिए हेडिंग बना पंक्ति में विस्तार। तो पहले हम R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो अब आप चिन्ह का थोड़ा ध्यान रखें। इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। R1 लेंगे दोस्तों, तो R1 ये 1 2 3। तो जब R1 लेंगे तो इन दोनों को पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, तो इसका चिन्ह क्या है दोस्तों? प्लस। तो A1 कैसा है? प्लस। अब हमसे, क्योंकि जब A1 लिखेंगे पहले तब उस चिन्ह को लिया जाए, अब हमसे चिन्ह से कोई मतलब नहीं दोस्तों, आप इसको छोड़ दीजिए। क्या बचा? ये बचा, इसको आप लिख लीजिए। क्या? B2 B3 C2 C3। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह मत लिखिएगा अब इसमें। अब देखिए, फिर इसमें चलेंगे तो माइनस B1, ठीक दोस्तों। जब बाहर वाला लिखा जाए वो चिन्ह के सहित लिखा जाएगा, इसका चिन्ह लेंगे और अंदर वाले में चिन्ह नहीं लेंगे, ठीक। अच्छा, जब B1 चले तो ये तो छूटे रहेगा, B1 वाला के नीचे छूट जाएगा, B1 स्तंभ। तो देख रहे हैं इधर A2 A3 C1 C2 C3, चिन्ह नहीं लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, चिन्ह आप नहीं लिखेंगे। A2 A3 C2 C3, फिर इसमें प्लस C1, यानी ये और ये क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो क्या बचेगा? A2 A3 B2 B3। अभी आपने दो क्रम का विस्तार तो सीखा है,
A1, इसका इसके साथ करेंगे तो B2C3, फिर माइनस मुख्य विकर्णों का गुणन करके फिर क्या कर देना, उनको घटा देना। इस मुख्य विकर्ण का गुणन करेंगे और इसका गुणन करेंगे तो इसमें से मुख्य विकर्ण में से इस विकर्ण वाले को घटा दिया जाता है। तो C2B3 माइनस B1, A2C3 माइनस C2A3 प्लस C1A2V3 माइनस A3B2। तो ये आप सीखें दोस्तों क्या, R1 के सापेक्ष विस्तार। इसी प्रकार अब हम करेंगे R2 के सापेक्ष विस्तार। इसी प्रकार अब हम करेंगे दोस्तों R2 के सापेक्ष विस्तार। तो देखिएगा अब मैं कर रहा हूं R2 के सापेक्ष विस्तार। तो जब R2 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो यहां पहुंचेंगे। तो पहले A2 से स्टार्ट करेंगे। A2 कैसा चिन्ह है उसका, माइनस। देखिए इसको और इसको छोड़ देंगे तो देखिए क्या बच रहा है, B1 B3 C1 C3। चिन्ह नहीं लिखना है इसके, B1 B3 C1 C3 B2 प्लस का। अब देखिए इसको छिपा लिया गया, A1 A3 C1 C3 A1 A3 C1 C3। फिर देखिए इसमें जब पहुंचेंगे तो इसको छिपा लिया गया तो माइनस C2 है। A1 A2 वो A3 B1 B3 A1 A3 B1 B3। विस्तार कर लीजिए इसका, माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस B2 A1 C3 माइनस A3 C1 A1 B3 माइनस B1 A3। ये आपका R2 के सापेक्ष विस्तार। अब इसके पश्चात हम लोग सीखेंगे R3 के सापेक्ष। तो देखिए बंधु R3 के सापेक्ष विस्तार कैसे करेंगे हम लोग। तो इसको छिपा दिया गया क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये इसके नीचे आ गया, छिप जाएगा। तो प्लस का A3 है, B1 B2 C1 C2 माइनस का B3। देखिए माइनस के B3 है ना, ये तो छिपा रहेगा लेकिन B3 के नीचे कौन पड़ा, ये पड़ा तो ये छिप जाएगा, बचेगा क्या, ये दोनों। तो देखिए A1 A2 और C1 C2। फिर देखिए C1 C2 है ना। अब आते हैं C3, तो C3 प्लस है, इसको क्योंकि ये तो है इसके नीचे ये पड़ा, ये छिप जाएगा A1 A2 B1 B2। ठीक दोस्तों, तो इसको अब जब विस्तार करेंगे A3
B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस B3 A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस C3 A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये था आपका पंक्ति में विस्तार। तो ज्यादातर उपयोग हम लोग इसी का करते हैं, R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष विस्तार। और एक चीज आप याद रखिएगा, अगर सारणी का मान पूछेगा, सवाल दिया रहेगा, कह देगा सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो ज्यादातर सारणी का जो मान आता है दोस्तों वो आता है आपका 0। ज्यादातर जो चांस होता है इसका आंसर आने का, मान भी अगर सिद्ध करने वाला तो दिया रहता है, अगर मान पूछेगा तो फिर ज्यादातर आंसर इसका पॉसिबिलिटी बनती है 0 आने की। तो ये मैंने आपको विस्तार करना सिखा, तो ये आप नोट कर लीजिए, पंक्ति के सापेक्ष विस्तार है हमारा। नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करना सीखेंगे। तो अब इसी में स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करना हम लोग सीखेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नहीं तो अगर आप विस्तार करना नहीं सीखेंगे फिर सारणी का मान आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको विस्तार करना, एक दिमाग एकाग्रता से आपको समझना है। तो अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे, पंक्ति का तो हो चुका, स्तंभों का विस्तार, वो भी किसके, तो प्रथम स्तंभ यानी C1 के सापेक्ष विस्तार। C1 के सापेक्ष विस्तार, तो ध्यान से देखिएगा, C1 के सापेक्ष विस्तार, C1 C2 C3, C1 के सापेक्ष, तो C1 ये तो मुंदा रहेगा क्योंकि C1 के सापेक्ष इसके सामने कौन पड़ा, ये पड़ा, तो प्लस A1, ये छिप जाएंगे तो A2, तो B2 B3 C2 C3, फिर ये माइनस A2 माइनस है ना। अब देखिए ये और ये छिप जाएगा तो B1 B3 आपका आएगा B1 B3 C1 C2, फिर प्लस का A3, ये और ये पोर्शन छिप जाएगा तो B1 B2 C1 C2 आएगा। ठीक, अब इसका विस्तार कर लें, इसका इसके साथ, तो B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C2 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2। तो ये मैंने आपको C1 के सापेक्ष विस्तार करना सिखा दिया। देखिए दोस्तों, अब C2 के सापेक्ष विस्तार, थोड़ा सा A2 में देखिएगा, ये छिपा है B1 B3 C1 C3 होगा, ठीक। चलो C2 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, यानी द्वितीय स्तंभ के सापेक्ष। तो द्वितीय स्तंभ आपका कौन हो सकता है, ये तो माइनस B1, तो ध्यान से देखिएगा, ये
ये तो छिपा ही रहेगा, इसके साथ ये छिप जाएगा, इधर A2 A3 C1 C3 और C2 C3, तो A2 A3 C2 C3, इसमें आएंगे प्लस B2। अब देखिए छिप जाएगा A1 A3 C1 C3, A1 A3 C1 C3। अब देखिए इसमें आएंगे माइनस का B3, तो माइनस का B3 आएगा तो ये छिप जाएगा A2 A1 A2 और ये छिप जाएगा दोस्तों, तो A1 A2 C1 C2 दिख रहा होगा आपको, A1 A2 C1 C2। ठीक, विस्तार कर लीजिए, माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस B2, A1 C3 माइनस A3 C1 माइनस B3 A2 C2 माइनस A2 C1। ठीक दोस्तों, तो आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग अब C3 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। अब C3 के सापेक्ष कर दिया जाए तो देखिए यानी तृतीय क्रम के स्तंभ के सापेक्ष। C3 का मतलब क्या होता है? तृतीय क्रम, क्योंकि इसे C1 C2 C3 और ये R1 R2 R3 होगा। ठीक, ये तो हो गया तीनों। C1 का मतलब दोस्तों पहला कॉलम, द्वितीय कॉलम, तृतीय कॉलम। ये C1 तो इसका एलिमेंट है, ठीक है, ये कैपिटल में लिखे हुए, ठीक है, और ये इसमें जितने एलिमेंट्स है सभी स्मॉल में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए C3 यानी इसके सापेक्ष ये छिप जाएगा, तो प्लस C1 A2 A3 और B2 B3, फिर इसमें आएगा तो माइनस C2, ये और ये छिप जाएगा दोस्तों, ये और ये बच A1 A3 B1 B3 प्लस C3 प्लस C3, तो ये और ये पार्ट छिप जाएगा, तो देख रहे हैं क्या दिख रहा है, A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2, विस्तार कर लीजिए। C1 A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस C2 A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस C3 A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक दोस्तों, तो ये मैं आपको तृतीय क्रम के सारणिक का और द्वितीय क्रम के सारणिक का पूर्ण रूप से आपको विस्तार करना सिखाया दोस्तों। तृतीय क्रम के सारणिक का, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो तृतीय क्रम के सारणिक का ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए मैंने आपको तृतीय क्रम के सारणिक का पहले आपको पंक्ति के सापेक्ष फिर स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करना सिखाया। ठीक है दोस्तों, पहले आपको पंक्ति के सापेक्ष सिखाया, पहली पंक्ति के सापेक्ष, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष, तृतीय पंक्ति के अनुदिश भी कह सकते हैं, पहली पंक्ति के अनुदिश, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश, तृतीय पंक्ति के अनुदिश, फिर मैंने आपको स्तंभ में पहले स्तंभ के अनुदिश, द्वितीय स्तंभ के अनुदिश और तृतीय स्तंभ के अनुदिश मैंने पूर्ण रूप से विस्तार सिखाया। नेक्स्ट क्लास जो आएगी हमारी वो सारणिक के गुण से, सारणिक के प्रगुण से संबंधित आएगी, तो नेक्स्ट क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। जिस तरह आपने इसमें उत्साह बढ़ाया दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सारणी का प्रगुण पढ़ेंगे और उसी बेस पर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज इतना ही सभी को, और इसका थोड़ा दोस्तों घर में एक बार अपने से भी विस्तार कर लीजिएगा, तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, नहीं तो वीडियो रिमूव कर लीजिएगा। तो आज
सभी को इतना ही, एक बार पुनः सभी को राधे राधे, सी जगह चुना। तो बस दोस्तों